हेलो एवरीवन। सो हम लोग इस लेक्चर में चालू करने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं हम लोग, और उसका एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग गिव रीजंस का सेकंड वाला गिव रीजन डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्स्ट और थर्ड गिव रीजन डिस्कस कर लिया है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोला है? इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अर्थ वायर इन द होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ना तीन वायर होती है: लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। हमने पढ़ा था लाइव वायर में और अर्थ वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है ना, जिसकी वजह से करंट का लीकेज होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो ये जो हमारा अर्थ वायर होता है ना, अर्थ वायर क्या करता है, वो सारे एक्सेस करंट को वो ग्राउंड में लेके जाके डाल देता है। मतलब जो एक्सेस करंट होता है वो आपके अप्लायंसेस के अंदर नहीं जाता है, लेकिन उसके अलावा वो करंट क्या हो जाता है, उस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाता है। ठीक है। सो मैं आप लोग को जो प्रॉपर मॉडिफाइड आंसर है, जो मैं प्रॉपर आंसर है, वो मैं आपको एक बार रीड करके उस आंसर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन में कैसे आपको आंसर लिख के आना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है? इन एडिशन, सॉरी, आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? इन एडिशन टू लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, वी हैव अर्थ वायर इन होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन। Earth wire absorb any extra electrical current in the circuit। मतलब क्या, अगर आपके सर्किट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा करंट होगा, तो वो उसको अब्सॉर्ब करके कहाँ पे अब्सॉर्ब कर देगा? अर्थ में लेके जाके डाल देगा। ठीक है। सो वो हमारे सर्किट में अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, एक्सेस करंट है, तो उसको ही अब्सॉर्ब करके अर्थ में लेके जाके डाल देता है। ठीक है। सो 1 मिनट। हाँ। So, earth wire absorb any extra electrical current in circuit or any leakage in the circuit and directly transmit, मतलब भेज देता है it to the ground. This protects the appliance and also the user from the electrical shock। मतलब क्या, ये अप्लायंस को भी बचाता है, और उस अप्लायंस को जो यूज कर रहा है उसको भी बचाता है, किससे? इलेक्ट्रिकल शॉक से। ठीक है। Hence, it is necessary to connect earth wire in home electrical connection। तो मतलब क्या, अगर हमारे सर्किट के अंदर एक्सेस करंट होता है या करंट में लीकेज होता है, तो इस सब केस के अंदर 1 मिनट। सो ये सारे केसेस में क्या होता है, आपका जो अर्थ वायर है उसको वो अब्सॉर्ब करके ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देगा, मतलब ग्राउंड में भेज देगा। ठीक है। इससे जो इंसान इस अप्लायंस को यूज कर रहा है, और अप्लायंस खुद भी डैमेज नहीं होने वाला है। ठीक है। आई होप मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये जो पार्ट है ना आपका, ये न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल डेफिनेटली हम लोग अपने क्लास में कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या पूछा आप लोग को? आइडेंटिफाई द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द स्केच बिलो एंड राइट एनी टू यूज। आपको ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है और इसके दो यूज लिखने हैं। तो देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट के हेल्प से हम लोग किसी मेटल की प्लेटिंग करते हैं, किसी भी ऑर्नामेंट के ऊपर, किसी भी बर्तन के ऊपर, किसी के भी ऊपर। ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे हैं, राइट? सो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं, बिकॉज सिल्वर जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इसीलिए हम लोग अपने एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय कोटिंग इट विद सिल्वर। सिमिलरली हम लोग हमारे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स में गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं। आपको पता है गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा गोल्ड होता है वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो जो ऑर्नामेंट है वो खराब नहीं होता है। उसके ऊपर भी जो गोल्ड की प्लेटिंग कराई जाती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस के थ्रू कराई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हम लोग किसी एक मेटल को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करते हैं, तो दूसरे मेटल को नेगेटिव साइड में कनेक्ट करते हैं, और इसके थ्रू हम लोग मेटल की प्लेटिंग करते हैं। ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। मैं आप लोग को एक बार चैप्टर नंबर 8 तुरंत से, एक सेकेंड ना, एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट। जो पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का, वो आप फटाक से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। एक सेकेंड। हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल। यस। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग।
देखो, in this method a less reactive element is coated on a more reactive element by electrolysis। ना आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पता है, इलेक्ट्रिकली किसी भी चीज को ब्रेक करना। ठीक है। सो हम लोग ना जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, मतलब एनवायरमेंट के कंपोनेंट से जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, उसको हम लोग कोट करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि अगर देखो, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को हम लोगों ने बाहर एक्सपोज करके रखा तो जल्दी से खराब हो जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर उन्होंने लेस रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग करी तो उससे क्या होगा, बाहर वाला मेटल जो है जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा बाहर के एटमॉस्फेयर से। इससे आपका जो अंदर मेटल है वो प्रोटेक्ट रहेगा एनवायरमेंट से। ठीक है। हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो आपको ये दोनों भी यूज लिख के आ गया ना, सिल्वर प्लेटेड यूटेंसिल्स और गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ये सारे इसके यूजेस है। किसके यूजेस है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस है। तो आप लोग ये लिख के आ सकते हो। आप लोग कैसे प्रॉपरली इस आंसर को फॉर्म करोगे, मैं आपको अभी रीड करके समझाती हूँ। ठीक है। सो 1 मिनट। It is used to manufacture silver plated kitchen materials and it is used to manufacture gold plated ornaments। तो आप लोग ये दो यूज लिख के आ सकते हो। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि आपका जो इस चैप्टर का सेक्शन है, ये सेक्शन, इसमें आपको पूछ सकते हैं गैल्वेनाइजिंग हम लोग किस लिए यूज करते हैं, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, कौन से मेटल को प्रोटेक्शन दे रहा है गैल्वेनाइजिंग के थ्रू। सिमिलरली विद टिनिंग एनोडाइजेशन। तो अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्वेश्चन पूछ ले, जरूरी नहीं है आपके हर पेपर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही क्वेश्चन आए, लेकिन हम लोग को उनका समझ आ जाता है दिमाग कि वो लोग किसी भी टॉपिक से कैसे टाइप की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम मे बी आपके एग्जाम में वो गैल्वेनाइजिंग पूछे, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, कौन से मेटल्स को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइजिंग, एंड ये सब आपको एक बार रीड करोगे ना, क्लास में एक्सप्लेनेशन हुई है, एक बार जस्ट आप इसको रीड दोगे ना, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ, देखो, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आप लोग के पिछले कुछ पेपर्स में भी आया था, जहां पे मैंने आप लोग को रिफ्रैक्शन का लॉ एक्सप्लेन किया था। वो लॉ कुछ ऐसा था कि आपका जो इंसिडेंट रे है और आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होता है। और साइन आई मतलब इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे के एंगल को अगर आप लोग किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए डिवाइड करते हैं तो वो आप लोग को कांस्टेंट मिलता है। द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है। सो ये आपका दो इंपॉर्टेंट लॉ आता है रिफ्रैक्शन के। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था आप लोग आपका टाइम जो है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि मैं क्लास में आप लोग को, ऑफलाइन क्लास में आप लोग को एक बार बैलेंसिंग बता जरूर दूंगी, लेकिन आप प्लीज उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा नहीं। ठीक है। बिकॉज जितने टाइम में आप बैलेंसिंग करना सीखेंगे उतना टाइम आप लोग ने अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किया तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है? राइट अ नोट ऑन परसिस्टेंट ऑफ विजन। अब ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? देखो, आप जब भी किसी चीज को देखते हो ना तो उसका जो इमेज है आपकी रेटिना के ऊपर 1/16 सेकेंड तक रहता है, एकदम से चला नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और आप तुरंत से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हो, 1/16 सेकेंड के अंदर भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट पहले नहीं दिखेगा, जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे थे ना आपको वही ऑब्जेक्ट दिखेगा। कितने टाइम तक? 1/16 तक। ठीक है। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो आपने जो भी अभी कोई चीज देखी है वो आपकी रेटिना पे उसका इमेज बना रहता है कितने टाइम तक? 1/16 सेकेंड तक। ठीक है। सो देखो, the image remains imprinted on our retina for 1/16th of a second after the object is removed. The sensation on the retina persist for a while। मतलब आपको जो जो इमेज बना हुआ है ना वो थोड़ी देर तक रहता है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। द सेंसेशन ऑन द रेटिना persist for a while, दिस इज कॉल्ड एज persistence of vision। ये आप लोग के चैप्टर नंबर 7 से आया है। एक बार मैं आप लोग को वो बता भी देती हूँ, एक सेकंड ना, 1 मिनट।
Persistent of, ये ब्राउज करेगा, रहने दो कोई बात नहीं। पेज नंबर 115, 1 मिनट, यस। सो यहाँ पे आपका आएगा परसिस्टेंट ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, 1 मिनट। मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन, ह्यूमन आई, eyeball, apparent size। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पे कहीं दिया हुआ था। हाँ देखो, we see an object because the eye lens creates its image on retina। मतलब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? बिकॉज आपकी आंख में जो लेंस है वो आपके रेटिना के ऊपर एक इमेज क्रिएट करता है। द इमेज इज ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ अस। वो इमेज रेटिना पे बना रहता है जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है आपके आंख के सामने है। The image disappears as soon as the object is taken away। वो इमेज चले जाता है। कब चले जाता है? अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को भी आपके सामने से हटा दिया तो वो इमेज भी चले जाएगा। However, this is not instantaneous and the image remains imprinted on our retina for 1/16th of a second after the object is removed। For example, this is my earpod का earpod, ठीक है? ये मेरे आंख के सामने है। तो इसका जो इमेज है वो मेरे रेटिना पे बन रहा रहेगा। लेकिन जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को मेरे आंख के सामने से हटाया, ठीक है, वो इसका जो इमेज है मेरे ईयरपॉड के केस का जो इमेज है वो मेरे रेटिना पे बना रहेगा 1/16 सेकेंड तक। एकदम से वो मेरी रेटिना से हटने वाला नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज persistence ऑफ विजन। ठीक है, द सेंसेशन ऑन द रेटिना persist फॉर अ while। दिस इज कॉल्ड persistence ऑफ विजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी ना हमें ये वाला पैराग्राफ भी करना है। द रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये पूरा पैराग्राफ मुझे आपको करवाना है बिकॉज इसमें से ना आप लोग को मे बी एग्जाम के अंदर फाइंड आउट करने के लिए आए कि पैराग्राफ दिया है, आंसर फाइंड आउट करना है। सो आई वांट यू ऑल टू रीड दिस पैराग्राफ एटलीस्ट वंस। लेकिन मैं ये पैराग्राफ करवाऊंगी आप लोग को जरूर। ठीक है, फिर क्या बोला है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्टिंग के बारे में हम लोग ने पिछले पेपर के अंदर ही प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से किया था। Fe2O3.XH2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। फिर क्या बोला है? राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयरन। देखो मैं आपको बताया था कि आयरन के ऊपर रस्ट ऑटोमेटिकली नहीं बनता है। आयरन पे रस्ट बनने का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब आपके आयरन का एक हिस्सा एनोड बन जाता है, एक हिस्सा कैथोड बन जाता है। आपको मैंने बताया था एनोड इज अवर पॉजिटिव साइड एंड कैथोड इज अवर नेगेटिव साइड। एक बार आप लोगों को जो मैंने कराया था मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, 1 मिनट। यस, सो देखो, आपके एनोड के ऊपर क्या होगा? आपका जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा। मैंने आपको ये चीज समझाई है। ऑक्सीडेशन सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से नहीं होती है। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तभी भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड रीजन में क्या हो रहा है? आपका जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू Fe2+। यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाएगा? आपके कैथोड के पास जाएगा। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, लेकिन हम लोग उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। 4H+ का आयरन आयन ले रहे हैं और हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ये हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? कैथोड रीजन में। याद रखो, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। देखो, कटायन पॉजिटिव होता है,
लेकिन इस केस में उसको नेगेटिव मान लो। देखो, अनायन और कटायन ये आपने पढ़ा है, अनायन इज नेगेटिव एंड कटायन इज पॉजिटिव। लेकिन इस केस में उल्टा है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखो। क्या क्या कटायन पॉजिटिव होता है, लेकिन इस केस में वो उल्टा होगा, ये वो नेगेटिव होगा। एनायन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन एनोड क्या होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। ऐसे करके आप लोग जरा याद करोगे तो आप लोग को याद रह जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। और आप लोग को ये रिएक्शन लिख के आनी है पूरी। ठीक है, तो उसी रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पेपर के अंदर बात की गई थी, और ये हम लोगों ने हमारे कुछ पिछले ही लेक्चर्स में किया है अच्छी तरीके से, तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं कराने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे क्या पूछा है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। देखो, कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, what principle do we learn from this process, which property of the substance is measured using this principle। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है। और इस प्रिंसिपल से हम लोग सब्सटेंस का कौन सा प्रॉपर्टी मेजर करते हैं। देखो, आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, तो 2 मिनट रुको। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो, मैंने आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, पेपर के थ्रू मैंने आप लोग को ये लेटेंट हीट समझा दिया था। फिर मैंने आप लोग को रीजनरेशन समझा दिया था। मैंने आप लोग को एनामेलस बिहेवियर भी समझा दिया, अगेन समझाया है। ठीक है, आपको मैंने होप सेपैरेटस नहीं समझाया अभी तक, लेकिन जब अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं आप लोग को होप सेपैरेटस भी समझा दूंगी। ठीक है, फिर आप लोग को मैंने ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी भी समझा दिया विद द हेल्प ऑफ अवर लेक्चर्स ओनली। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग, और हम लोग ने ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी की, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity. Its unit is जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये सब भी हम लोग ने कर लिया था कि हम लोग को एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा, उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा चैप्टर ही इस पेपर के सॉल्विंग के थ्रू रिवाइज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बस ये बताना चाहती थी विथ माय कंक्लूजन कि मैंने क्या क्या आप लोग को फिर से रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हीट एक्सचेंज क्या होता है। इफ अ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी, एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। ये तो सीधी सी बात है। अगर हॉट ऑब्जेक्ट को और कोल्ड ऑब्जेक्ट को हमने पास में रखा है, तो हॉट ऑब्जेक्ट के पास ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी किसको दे देगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे देगा, ताकि कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। सो यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास में ज्यादा एनर्जी जा रही है, हॉट ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो रही है। लेकिन ये एनर्जी कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। The change in the temperature continues till the temperature of both the objects attain the same value। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक आपका हीट क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स गेन हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट लूज हीट एनर्जी। इस प्रोसेस में आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को ले रहा है, और आपका हॉट ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को लूज कर रहा है। ठीक है, if the system of both objects is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistance box, then no energy can flow from inside the box or come into the box। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग ने इसको एक आइसोलेट एनवायरनमेंट में रख दिया, तो अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी और बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आएगी। सो इस केस में क्या होगा, heat energy lost by hot object will be equal to heat energy gained by cold object। For example, मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, दोनों, एक जन के पास 10 चॉकलेट है। उस इंसान को इस ये चॉकलेट किसी और को देनी भी नहीं है,
बाहर वाले को देनी भी नहीं है, और बाहर वाला एडिशनल चॉकलेट देगा भी नहीं। अब इनके अंदर जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं वो एक पर्सन हूँ और मेरी बहन है, ठीक है, मैं किसी को चॉकलेट दूंगी भी नहीं और मुझे कोई और एडिशनल चॉकलेट देगा भी नहीं। सो जितना चॉकलेट मैंने आंचल को दिया वो क्या होगा, चॉकलेट लॉस्ट बाय मी विल बी इक्वल टू चॉकलेट गेन्ड बाय आंचल। समझा आप लोग को ये? मतलब जितना चॉकलेट आंचल को मिला है वो मैंने ही दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे तरफ, मेरे से जितना चॉकलेट लूज हुआ है वो सिर्फ आंचल ही ले सकती है। देखो मैं किसी को, बाहर वाले को चॉकलेट नहीं दे रही हूँ, बाहर वाला मुझे या आंचल को चॉकलेट नहीं दे सकता। जितना चॉकलेट मैंने लूज किया है वो मैं किसी को दे पाऊंगी, सिर्फ आंचल को ही दे पाऊंगी। सो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय मी, मतलब मैंने जितना चॉकलेट लॉस्ट किया है विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब चॉकलेट्स गॉट बाय आंचल। तो ऐसे आप समझ सकते हो, मैंने एक बहुत फालतू से एग्जांपल लिया है, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी अच्छी बात है कि हॉट ऑब्जेक्ट ने जितना एनर्जी लूज किया है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास ही जाएगा, बिकॉज हॉट ऑब्जेक्ट बाहर एनर्जी दे नहीं सकता और कोल्ड ऑब्जेक्ट बाहर से एनर्जी ले नहीं सकता। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट ने जितना भी हीट अब्सॉर्ब किया है वो हॉट ऑब्जेक्ट ने ही दिया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये जो डब्बा है ये क्या बता रहा है आप लोगों को, कौन सा प्रिंसिपल बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बता रहा है। और इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम लोग आपके सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो निकालने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू मेजर दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, heat is transferred from hot object to cold object. Which principle do we learn from this process? Principle of heat exchange is the principle that we learn from this process. Which property of the substance is measured using this principle? Specific heat capacity is that property of the substance which is measured using this principle. ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपको देखो, अभी यहाँ पे क्या बोला है, एक मिनट, आपको ना मैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको ये एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इनके हिसाब से अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज अ वेरी इजी टेबल, ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मैं आप लोग क्लास में करा दूंगी। फिर 1 मिनट मैं उल्टा चलती हूँ। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, डिस्क्राइब द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप लोग को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या बुराइयां थे ये बताना है। ठीक है, सो लेट अस जस्ट डिस्कस व्हाट वर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो 1 मिनट, 1 मिनट, यस। सो the whole number, atomic mass of elements, cobalt and nickel is the same. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in the Mendeleev periodic table. देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, कोबाल्ट का और निकल का जो एटॉमिक मास है दोनों सेम है, लेकिन मेंडलीव ने क्या बोला था, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से उसको अरेंज करेंगे। जबकि कोबाल्ट और निकल का दोनों का एटॉमिक मास अगर सेम है तो किसको पहले रखें, क्योंकि दोनों ही सेम मास के हैं, तो हम किसको पहले रखेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। पहली प्रॉब्लम ये है। उसके बाद में क्या बोला, आइसोटोप्स were discovered long time after the Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have the same chemical property but different atomic mass, a challenge was posed in placing them in Mendeleev periodic table. अब देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है मतलब आपको पता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन उसका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। इसका क्या मतलब है, देखो एक सेकंड आपको समझाती हूँ।
व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है, वो हम लोग वो देख रहे हैं। एक सेकेंड। देखो, कार्बन है ये। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और उसका मास नंबर क्या है? 12। ठीक है। सिमिलरली एक और कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है, लेकिन उसका मास नंबर 14 होता है। अब ये मास नंबर 14 कैसे आया? देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? एक सेकेंड ना। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 है। इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन P और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N दोनों ही 6 है। लेकिन इस केस के अंदर इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा। तो देखो, जब तक आपका एटॉमिक मास सेम है, वो एलिमेंट तो कार्बन ही रहेगा। बिकॉज अगर किसी के पास 6 प्रोटॉन है, तो उसको तो आप कार्बन ही बोलोगे। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 थे, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 है। इससे इसका एटॉमिक मास क्या हो गया है? इसका एटॉमिक मास बढ़ गया है। ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं मेनली पीरियोडिक टेबल में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रख रहे हैं। तो हम लोग इस कार्बन को रख दिए। अब इसके बाद बारी आनी चाहिए थी इस कार्बन की, राइट? बिकॉज इसके बाद इसकी बारी आती, इससे ज्यादा एटॉमिक मास इसका ही है, राइट? लेकिन हम लोग इसको रखे कहा, इसकी कोई जगह नहीं थी। मतलब आइसोटोप्स को रखने की कोई जगह ही नहीं थी। अगेन, आइसोटोप्स क्या होता है? जिसमें देखो, प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही होता है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर बदल जाता है, जिसकी वजह से ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये हैवी हो जाते हैं, राइट? अब मेंडलीव ने क्या बोला? मैं मेरे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ, कार्बन के बाद में क्या आना चाहिए था? कार्बन का दूसरा आइसोटोप। लेकिन आइसोटोप को रखने की कोई जगह ही उन्होंने नहीं रखी थी, तो वो भी एक उनका डिमेरिट आया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपको? कि देखो, when elements are arranged in an increasing order of atomic mass, the rise in the atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. इसका क्या मतलब है? जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रख रहे थे, तो दो एटम्स के बीच के अंदर ना काफी ज्यादा एटॉमिक मास का डिफरेंस देखने को मिला। मतलब एक एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल 40 एटॉमिक मास का है, तो दूसरा एलिमेंट 90 एटॉमिक मास का आ रहा था। तो ये 40 और 90 के बीच का जो एटॉमिक मास है, उसमें कितने एलिमेंट्स और आ सकते हैं, उसको बता पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है। और अगेन, ये भी नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करेगा कि ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करेगा। और ये जो प्रॉब्लम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, ये अभी भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम थी कि ये बता नहीं पाए कि हाइड्रोजन को हम लोग कौन से ग्रुप के साथ में रखेंगे, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 17, बिकॉज ये दोनों ही ग्रुप्स के साथ में सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आप लोग को डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करा दिया है। ये जो एक न्यूमेरिकल है, ये मैं आप लोग को, और क्या कहते हैं, दिस न्यूमेरिकल विल बी डन इन योर क्लास। फिर क्या बोला है आप लोग को? एक सेकेंड। हाँ, फिर क्या बोला है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। राइट दीज नेम्स गिविंग वन एग्जांपल ईच। देखो, एक तो होता है, आपको समझाती हूँ मैं।
देखो यहाँ पे, ठीक है। एच सी क्या होता है? एच सी होता है हाइड्रोकार्बन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म लिखना बहुत डिफिकल्ट है। हाइड्रोकार्बन भी दो में डिवाइडेड है, ठीक है। कैसे? एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के होते हैं तीन टाइप्स। उस तीन टाइप्स के बारे में लिखो और उसके एग्जाम्पल्स दो। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कौन से तीन टाइप्स होते हैं। 1 मिनट। 1, 2, 3। आप लोग ये जो चार्ट बना रही हूं मैं, आप लोग अपनी बुक के अंदर बना के लेंगे, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट, 1 मिनट ना, मैं इसको लिख ही देती हूँ यहाँ पे। वन मिनट। एक होता है स्ट्रेट लाइन, सैचुरेटेड, एच सी मतलब क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है साइक्लिक सैचुरेटेड, 1 मिनट, हाँ, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग के दिमाग में चल रहा रहेगा कि व्हाट इज दिस, राइट। सो ये सब उलझने कंप्लीट खत्म हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। स्ट्रेट लाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो, अगर आप लोग का कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और वो कंपाउंड ना एक के आगे एक बना रहे हैं, मतलब एक सीधी लाइन में ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं आपके कार्बन के, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये स्ट्रेट लाइन हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट लाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन है ना, ये जो कार्बन है ना, ये ऐसे एक के नीचे एक लग के बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ब्रांचेस बना रहे हैं, जैसे कि पता है पेड़ को ब्रांचेस होते हैं, वैसे ये ब्रांच बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया, फिर एक ब्रांच बना के ऊपर एक कार्बन लगा दिया, तो आपका ये क्या हो गया? ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते बनाते एक रिंग बनाए, जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा रिंग, इन्होंने ऐसा क्लोज रिंग बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा?
कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। ब्रांच में क्या होगा, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन वो ऐसे ब्रांचेस के फॉर्म में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक कार्बन लगा दिया और फिर वो उसके नीचे एक ब्रांच बन के एक कार्बन लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड तो बनाया लेकिन उन्हें बनाते बनाते एक रिंग बना दी, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, देखो यहाँ पे ये वाला सी सी 1 मिनट, सी सी और सी। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है लेकिन उसने क्लोज रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है, इसलिए क्या कहाँ पे आ जाएगा, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाएगा। इसका ना मैंने एक प्रॉपर आंसर लिखा है, वो मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ आप लोग को, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, लोड हो रहा है वो। हम्म, देखो, saturated hydrocarbon, also known as alkenes, are classified into three types based on their structure. Straight line alkane, straight chain alkane. These have a continuous chain of carbon atoms. For example, methane. फिर आपका आता है ब्रांच चेन अल्केन। दे हैव ब्रांचेस ऑफ द मेन कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल, आइजोब्यूटेन। ये क्या होता है मैं समझाती हूँ आप लोग को, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, साइक्लोअल्केन। दीज हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द रिंग स्ट्रक्चर। आपको सिर्फ इसके डेफिनेशंस करने हैं और इसका एग्जाम्पल याद करना है, दैट्स इट। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे एक सेकेंड ना, देखो, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट चेन, ब्रांच, और एक आता है आप लोग का साइक्लिक, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आपको पता है ब्रांच के अंदर उन्होंने एक एग्जांपल लिखा था, आइजोब्यूटेन। ये क्या होता है, देखो, ये सी है, ये सी है, ये सी है, और यहाँ पे एक सी है। आपको ना इसका लॉजिक में शायद एकदम से प्रॉपरली क्लियरली नहीं समझा पाऊं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पता है, ये जो बीच का कार्बन है इसके आसपास सेम टाइप के कार्बन लगे हैं, इसीलिए इसको ये लोग क्या लिखते हैं, आइजोब्यूटेन। और क्योंकि ये कार्बन कंटिन्यू स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, इसने ऐसे बीच में एक ब्रांच में कार्बन लगाया है, इसके लिए आप लोग इसको क्या बोलते हो, ब्रांच अल्केन, ठीक है। सो इसके अंदर और डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही आप लोग को समझना था, आपको मैंने इतना ही समझाया। इसके आगे आपका जो ये आंसर है, आप लोग एक बार इसको प्रॉपरली देख लीजिए, देखो, पॉज करके आप एक बार पढ़ भी लीजिए ये आंसर में क्या लिखा है, आपको सब समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा, क्लास चालू है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो, घर पे भी आके आप लोग डाउट क्लियर करके ले सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, यस, फिर क्या क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यह आपके क्लास में आज होना, मतलब अभी कुछ लेक्चर्स में होने वाला है। सो आई विल डिस्कस दिस इन योर क्लास इटसेल्फ। ये आप लोग खुद से कर रहे हैं। फिर अभी आप हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में जो बाकी के क्वेश्चंस है इस पेपर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोग को मायोपिया वाला क्वेश्चन नहीं कराया है, और मैंने आप लोग को दो न्यूमेरिकल नहीं कराया है, बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको क्लास में ही समझाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल 2,8,1 एंड दैट ऑफ मेटल बी 2,8,2 इज गिवन, ठीक है। अब पूछा आपको इन दोनों में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। देखो, 2,8,1 क्या है आपका, सोडियम है, और 2,8,2 आपका क्या है, मैग्नीशियम है। सो आप लोग को एक रिएक्टिविटी सीरीज याद आ रही है, आप लोग को चैप्टर नंबर 8 में दी थी, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। 1 मिनट,
आपके चैप्टर 8 के अंदर आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। यस। उसमें देखो, मैग्नीशियम कहाँ पे है और सोडियम कहाँ पे है। सोडियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है। इसका क्लियर मतलब ये है, आपका सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 2,8,1। आपका मैग्नीशियम, सॉरी, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। बिकॉज वो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के ग्रुप के अंदर आता है, और सोडियम आपका जो है वो आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है। क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का आपको नाम लिखना है, 1 मिनट। तो क्या है उसका नाम, सोडियम है। 2,8,1 इज सोडियम। राइट देयर रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको सोडियम का और आपको मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखना है विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो, ये रिएक्शन ना कुछ इस तरीके से है। मैं आपको एक बार ये रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। तो देखो, एक सेकेंड, पहले मैं आप लोग को ये वाला रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। One minute. ठीक है। सो सोडियम HCl, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि देखो, आपका जो सोडियम है Na, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, क्लोरीन को डोनेट करता है, और क्या बना लेता है, NaCl। और आपका जो ये H है, ये दो H है। तो ये दो H क्या करते हैं, अपने साथ आपस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ना सिंगल Na, सिंगल HCl ले सकती थी। ठीक है। NaCl तो बन जाता, लेकिन ये H, सिंगल H क्या करता, ये हमारा सिंगल H कहीं पे नहीं जाता, ये रिएक्शन मंडराते रहता। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, दो सोडियम लिया, दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। इससे क्या होगा, दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और 2 NaCl बनाएंगे। और वहीं पे जो दो H है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक दूसरे के अंदर कोवलेंट बॉन्ड करेंगे और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू योर सेकेंड रिएक्शन एज वेल। ठीक है। देखो, मैग्नीशियम के केस के अंदर क्या होता है ना, हमने मैग्नीशियम एक ही क्यों लिया, हमने सोडियम की तरह मैग्नीशियम दो क्यों नहीं लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो HCl लेके आते हैं, बिकॉज दो क्लोरीन मिलके मैग्नीशियम का दो इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे, क्योंकि एक क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए इस केस के अंदर हम लोगों ने दो क्लोरीन लिया है। यहाँ पे क्या बनेगा, MgCl2। यहाँ पे हम लोगों ने दो मैग्नीशियम क्यों नहीं लिया, बिकॉज एक मैग्नीशियम ही अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन लेके आता है डोनेट करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने क्लोरीन का नंबर बढ़ाया, ना कि हमने मैग्नीशियम का। ठीक है। सो एक मैग्नीशियम को ही दो क्लोरीन लगेगा, तो ताकि वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली डोनेट कर पाए। और यहाँ पे भी 2H क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बना के ऊपर लिबरेट हो जाएगा। ठीक है। सो इसी के साथ साथ हमारा ये रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। 1 मिनट। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कितने क्वेश्चन है, लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रेनबो फॉर्मेशन, अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2
will be done by me in the class, and question number 1 we will do in the next lecture. So thank you so much. आपने यहाँ तक देखा, प्रॉपरली लेक्चर्स देखो, पेपर सॉल्व करो, टेस्ट दो, पेपर आपका अच्छा जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। मैंने सिखाया यार आप लोग को, आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है, डोंट वरी।